Hello students, here we are going to discuss question number 15 from ISC Physics paper 2020, and this is one of the most common question that you can get in your examination paper. This question is related with Kirchhoff's law and circuit solving, so you all must prepare these type of questions for at least 3 marks. So what does this question says? This says that there are two E1 and E2 batteries. One has got an EMF of 3 volt, another has got an EMF of 4 volt, and they have internal resistance of 2 ohm and 1 ohm respectively. You are required to find out the current flowing through the circuit, that is the current delivered by these batteries. One has been labeled as I1 and another one has been labeled as I2. Student, this is one of the most common problem that you can get in your ISC paper. So my recommendation is to understand how to apply Kirchhoff's law, what mistakes not to commit, and prevent those mistakes, and definitely you will then get or score complete 3 marks. बच्चों, जो सबसे कॉमन मिस्टेक इस क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे करते हैं, वो है बच्चे ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है या ये जो 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो बहुत स्मार्टली क्वेश्चन पेपर में लिखा जाता है, जो कहीं दिखाया नहीं जाता, बच्चे इस 2 ओम और 1 ओम के रेजिस्टेंस को भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस सर्किट को सॉल्व करना सीखेंगे। एक बार सर्किट सॉल्विंग कर लिया, इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाना सीखेंगे और फिर उस इक्वेशन को भी सॉल्व करना सीखेंगे। वंस वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स, देन आई विल शो यू द ड्राफ्ट मार्किंग स्कीम of this particular question, and we will see how in year 2020 the students were awarded with the marks. तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्रेजेंटली गो एंड क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। So students, let's first redraw this circuit, and when we are going to redraw the circuit, हम लोग इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो साइड में लिखा है हमें दिखता नहीं, उसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमसे ये इंटरनल रेजिस्टेंस ना छूटे। मैं यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कॉशन के साथ आपको बताना चाहूँगा कि मेजॉरिटी बच्चों की जो गलती होती है किरचॉफ्स लॉ में, वो इस रेजिस्टेंस का नेग्लिजेंस होता है। ये रेजिस्टेंस वो अकाउंट नहीं करते हैं। तो सबसे पहली गलती बच्चों इस पूरे किरचॉफ्स लॉ में, जहां से मैंने अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन में देखी, वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस का ना रीड्रॉ करना होता है। तो लेट्स फर्स्ट रीड्रॉ द सर्किट। तो चलो बच्चों, एक बार सर्किट को रीड्रॉ कर लो। ये हो गया पॉइंट ए, और यहाँ से ये सबसे पहले आपका ये बैटरी निकलती है जिसका इंटरनल ईएमएफ है, जिसका ईएमएफ है 3 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों 2 ओम। तो मैं कर क्या रहा हूँ, इस 2 ओम को यहीं पर साथ में रीड्रॉ कर लेता हूँ, और फिर इसके साथ सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है बच्चों, और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4 ओम का। तो ये 2 ओम यहाँ पे आ गया बच्चों, और ये 4 ओम आ गया। तो इस तरीके से जब आपने ये इंटरनल रेजिस्टेंस को रीड्रॉ कर लेंगे तो आपसे जो मिस्टेक होने के चांस है वो रिड्यूस हो जाते हैं। आप इसको ओमिट आउट नहीं करेंगे। और बच्चों, बीच में ब्रांच है बीई, और इस बीई ब्रांच पे एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। वो कितने ओम का लगा हुआ है वो हम लोग देख सकते हैं कि वो 8 ओम का लगा हुआ है। बच्चों, ये क्वेश्चन लगभग हर साल आपसे पूछा जाता है सर्किट सॉल्विंग में किरचॉफ्स लॉ के ऊपर बेस्ड। तो मैं चाहूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। मैंने कई और भी किरचॉफ्स लॉ के प्रॉब्लम्स बनाकर रखे हुए हैं, आप उनको भी मेरे चैनल में ऑब्टेन कर सकते हैं। उनका सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा, उनकी प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए, जो दूसरा बैटरी है वो 4 वोल्ट का है, और बच्चों फिर से हम लोग इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को साइड में कनेक्ट कर देते हैं, और वो इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का है। और इसी तरह से अब आप नीचे जब चलेंगे तो वो एक दूसरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस 7 ओम का है बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने किया क्या है, इस पूरे सर्किट को रीड्रॉ कर लिया है, और अब हम लोग सर्किट को
रिड्रॉ करने के बाद इस सर्किट की सॉल्विंग के लिए अप्रोच करेंगे। सो आई बिलीव दिस पार्ट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि वंस यू हैव बीन गिवन विद द battery's internal resistance, one should always redraw that resistance in his or her answer script. That is the area where majority of the students goes and commit mistake. चलिए नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करना है, हमें इस बैटरी से जितनी भी बैटरी सर्किट में कनेक्टेड होती है इनसे हम लोग करंट को ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ आउट करते हैं। और बच्चों बैटरी से जब भी करंट चलती है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का आउटफ्लो लेते हैं। तो बच्चों देख सकते हो ये पहली बैटरी है, इससे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बड़ा वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करती है। तो यहाँ से करंट चलती है, इस करंट की वैल्यू I1, यहाँ से जो करंट चल रही वो भी I1, और इस बैटरी से सेकेंड बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगी उसको मैंने I2 से डिनोट कर दिया और ये करंट भी I2 से आ जाती है बच्चों। अब देखो ये इस पूरे ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगी वो सेम करंट फ्लो करती है, दैट इज I2। बच्चों करंट जब कभी भी फ्लो करता है किसी भी ब्रांच में, उस पूरे ब्रांच का करंट हमेशा सेम रहता है। तो इस ब्रांच यानी जो ये ब्रांच हमारी EDCB, ये एक पूरी ब्रांच है बच्चों, और इस पूरे ब्रांच पर करंट का फ्लो एक समान एक जैसा बना रहेगा। ठीक इसी तरह से बच्चों जब आप यहां से देखोगे तो EFAB इस पूरे ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा वो भी एक ही करंट फ्लो करेगा और वो करंट की वैल्यू है I1। बच्चों ब्रांचेस में करंट सेम रहता है और करंट का डिवीजन हमेशा नोड्स पे होता है। अगर अभी भी आपको नोड्स, ब्रांचेस, मैश, इन सारे टर्म्स की मीनिंग नहीं मालूम है तो राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक करो, आई बटन को हिट करो और वहां पर आपको मेरा प्रीवियस वीडियो एक्सप्लेनिंग नोड्स, ब्रांचेस, लूप एक्सेट्रा सब मिल जाएगा बच्चों। वहां पर पहले जाके उसको समझ लो अच्छे से एंड देन यू कैन ऑलवेज फॉल बैक ऑन टू दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल टू मेक यू क्लियर हाउ टू सॉल्व किरचॉफ्स लॉ। ठीक बात है बच्चों। चलिए तो अब यहाँ से करंट देखिए, इस ब्रांच से करंट आया I1, यहाँ से करंट आया I2 और ये बच्चों दोनों करंट जुड़ गए और इस ब्रांच में जो करंट जाएगा बच्चों वो हो जाएगा I1 प्लस I2। तो यहाँ से I1 करंट इधर से आ रहा है, I2 करंट इधर से आ रहा है, तो दोनों का जुड़ के जो करंट इस ब्रांच में जाएगा वो I1 प्लस I2 चला जाएगा। तो इस तरह से हमने सबसे पहला स्टेप कर लिया। और ये स्टेप क्या था कि बैटरी सोर्सेस को कंसिडर करते हुए पूरे सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टेप 1 मैं यहां साइड में लिख देता हूं, कंसिडरिंग द बैटरी सोर्सेस redistribute the current in the entire circuit, redistribute current in the circuit। तो बच्चों ये पहला स्टेप होता है किसी भी सर्किट सॉल्विंग में कि हम बैटरी सोर्सेस को कंसिडर करते हुए पूरे सर्किट में करंट का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। वंस आई हैव रीडिस्ट्रीब्यूटेड द करंट बच्चों, देन व्हाट वी डू, वी गो अहेड टू मार्क द पोलैरिटी अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट। हम लोग पोलैरिटीज को मार्क करते हैं हर सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस, चाहे वो रेजिस्टर्स हों, चाहे वो बैटरीज हों, चाहे वो कैपेसिटर्स हों। आपके कोर्स में सिर्फ रेजिस्टेंस ओनली के सर्किट्स सिलेबस में है, तो आपको सिर्फ रेजिस्टेंस एंड बैटरीज के क्रॉस साइन देना है, बैटरी पोटेंशियल्स के साइन को मार्क करना है। बच्चों देखो ये बैटरी का पॉजिटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट हमेशा बड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया जाता है और नेगेटिव प्लेट को हम फिर माइनस को छोटे वाले प्लेट से दिखा देते हैं। ठीक, अब यहाँ से मैं चलता हूँ और देखिए करंट का फ्लो ऊपर से नीचे, तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल। तो यहाँ का पोटेंशियल हाई होगा बच्चों टू अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पे मैंने साइन दे दिया पोटेंशियल को, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब मैं यहाँ से आता हूँ इस वाले 7 ओम के रेजिस्टेंस पे जब चलता हूँ तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम
बॉटम टू टॉप, तो करंट का अगर फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ है तो ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और ये आपका नेगेटिव पोटेंशियल होगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। सिमिलरली जब आप यहाँ पे चल रहे हैं I1 इस वाले ब्रांच में, तो करंट का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ है, तो ये आपका प्लस साइन हो गया और यहाँ पर बच्चों मैंने नेगेटिव साइन दे दिया। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है ये प्लस साइन है और ये नेगेटिव साइन है। तो ये साइन का, ये जो पोटेंशियल का साइन है बच्चों, हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं ताकि हमारे इक्वेशन फॉर्मिंग में हेल्प बनी रहे। ठीक बात है। तो दैट इज व्हाट वी हैव डन, वी हैव गिवन द साइन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल साइंस दे देना हमारा सेकेंड स्टेप था इस सर्किट सॉल्विंग के लिए। स्टेप 2 बच्चों क्या किया हमने, मार्क द साइन फॉर द पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल के लिए साइन मार्क कर दिया, इंडिकेटिंग दैट द करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट के फ्लो के बेसिस पे हमने साइन, पोटेंशियल का साइन दे दिया बच्चों। नाउ depending upon the number of current variables, I will be choosing the number of meshes, ठीक है, जिसके लिए मैं mesh equation बनाऊंगा। तो क्या करना है, स्टेप 3 क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ करंट वेरिएबल्स। तो हमारे पास जितने भी करंट वेरिएबल्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ करंट वेरिएबल, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ current variables, choose the number of meshes। तो बच्चों यहां पर हमारे पास meshes और loops, ठीक है ना, यहां पर हमारे पास देखो दो करंट के वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से करंट वेरिएबल्स हैं मैं उनको हाईलाइट कर देता हूं। यहां पर एक है I1 और एक है I2। तो बच्चों हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो करंट वेरिएबल्स हैं I1 और I2, और इस वजह से मैं दो मेश को चूज करने जा रहा हूं। क्योंकि दो मेशेस हैं तो मुझे दो करंट वेरिएबल्स हैं, इसलिए मुझे दो मेशेस की जरूरत होगी। और जब मैं मेश को चूज करूंगा बच्चों, तो मैं मेश में कैसे ट्रैवल करूंगा, मैं कहां से किधर की तरफ जाऊंगा, मैं उसके डायरेक्शन को भी मार्क करूंगा। तो आप मेरे साथ साथ देखिएगा मैं कर क्या रहा हूं, कैसे लिखता हूं। तो मैं सबसे पहला मेश चूज करता हूं, मेश 1। क्या होता है मेश, मेश एक क्लोज्ड करंट कैरिंग पाथ होता है। तो मैं सबसे पहला मेश जो चूज करता हूं बच्चों, वो ए से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ए से चलता हूं, बी की तरफ जाता हूं, बी से चलता हूं, ई की तरफ जाता हूं, ई से चलता हूं, एफ की तरफ जाता हूं, एफ से चलता हूं, वापस ए की तरफ आ जाता हूं। तो बच्चों ये मैंने मेश का भी सिलेक्शन कर लिया है और उस मेश में मैं कैसे चलने वाला हूं उसका भी डायरेक्शन इंडिकेट कर दिया। ठीक इसी तरह से बच्चों जब मैं मेश 2 की बात करूंगा, तो मेश 2 में भी मैं यही चीज करूंगा। और मेश 2 में क्या करूंगा, उसमें में भी मैं डायरेक्शन ऑफ आर ट्रैवल को बताऊंगा। अब चलिए मैं यहां पर जब बी से स्टार्ट कर रहा हूं, दूसरे मेश की बात मैं बी से स्टार्ट करता हूं, तो बी से चलता हूं, मैं सी में जाता हूं, सी से चलता हूं, मैं डी में आता हूं, डी से चलता हूं, मैं ई पे आता हूं, और ई से चलता हूं बच्चों मैं बी पे आता हूं। तो आप देख सकते हो मैंने दो मेश को चूज किया है और उन दोनों मेश में मैं कैसे चलने वाला हूं मैंने उसका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल भी बता दिया। मैं यहां पे बता दूं बच्चों, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ मेथड्स जिसकी मदद से आप किरचॉफ्स लॉ के ऊपर बेस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 मेथड तो मेरे चैनल पे भी पढ़े हुए, लेकिन जो सबसे कॉमनली यूज्ड काउंसिल की तरफ से डिफाइंड मेथड है, मैं आपसे उसके बेसिस पे इस पूरे डिस्कशन को इनिशिएट कर रहा हूं। ठीक, तो आपने देखा क्या, मैंने दो मेश को चूज किए और उसमें ट्रैवल करने का डायरेक्शन को हाईलाइट कर दिया। बच्चों अब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। स्टेप 4 जो होगा हमारा, ये इक्वेशन फ्रेमिंग का है और मैं चाहूंगा कि इस स्टेप को आप अच्छे से समझ लीजिए। जब आप इक्वेशन बना रहे हैं तो जिस
एंड से, जिस पोटेंशियल के एंड से आप एग्जिट लेते हो, उसका साइन और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को आप हमेशा इक्वेशन में लिखते हो. सो यू टेक द साइन ऑफ एग्जिट, साइन ऑफ एग्जिट, ठीक है ना. जिस भी सर्किट एलिमेंट से आप एग्जिट कर रहे हैं, उसका पोटेंशियल का साइन, उसके पोटेंशियल का साइन और उसका पोटेंशियल डिफरेंस आप लिखते हैं. सो व्हाइल फ्रेमिंग द इक्वेशन यू टेक इन कंसिडरेशन द साइन ऑफ एग्जिट ऑफ पोटेंशियल and write the potential difference to frame the equation. चलिए, तो ये स्टेप 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब हम लोग चलते हैं. देखो बच्चों, ए से बी में कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है, ए से बी में कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं है. लेकिन जब मैं बी से ई की तरफ जाता हूं तो मेरे सामने देखो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये एक सर्किट एलिमेंट है, और इस सर्किट एलिमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा. तो आपको मालूम है किसी भी रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है आई आर. ठीक है, इसमें क्या करंट जा रहा है और इसका कितना रेजिस्टेंस है. और अब अगर करंट पॉजिटिव और नेगेटिव है और आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, किस डायरेक्शन में, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहां पर जब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को लिखेंगे तो आप, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है, तो जिस डायरेक्शन में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो उसमें किस एंड से आप निकल रहे हैं, नेगेटिव एंड से निकल रहे हो बच्चों, तो आप माइनस आई आर लिखोगे. क्लियर है बात. चलो यहां पर देखते हैं. तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, बी टू बी चल रहा हूं तो आप देख सकते हो मैं नेगेटिव एंड से निकलता हूं, तो मेरा साइन हो गया माइनस, और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, आई. इस पूरे करंट रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, वो है I1 प्लस I2, और इसका जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो है 8, तो आप लिखेंगे माइनस I1 प्लस I2 इंटू 8, यानी IR. अब चलिए यहां से आ जाइए, E टू F में कुछ नहीं है. जब आप यहां से चल रहे हो, इस वाले रेजिस्टर से चल रहे हो, तो आप चलते हुए नेगेटिव प्लेट से निकलते हो बच्चों, तो इसलिए माइनस 4 टाइम्स ऑफ I1. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एक मुझसे गलती हो गई है, यहाँ पे मैं I2 लिख गया हूँ, ये I1 होना चाहिए था, करंट इस ब्रांच में I1 थी. तो यहाँ से जब मैं चल रहा हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो जो करंट जा रहा है वो I1 करंट है, तो माइनस 4 टाइम्स ऑफ I1. क्लियर है बच्चों. और फिर जब आप यहां से चल रहे हैं, जो दूसरा रेजिस्टेंस आपको मिलता है, तो अब आप जब दूसरे रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो, इंटरनल रेजिस्टेंस जो था, कुछ नहीं बदलेगा, वो रेजिस्टेंस है, सिंपल रेजिस्टेंस, उसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करना. तो आप चलते हुए ई टू एफ में आप नेगेटिव एंड से निकल रहे, इसलिए माइनस 2 ऑफ I1. ठीक बात है बच्चों. और जब इस आप बैटरी में आते हो, तो बैटरी को आप कहां से लीव कर रहे हो, अगर आप देखोगे तो आप पॉजिटिव प्लेट की बैटरी से लीव कर रहे हो, और उसका जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली लिख दोगे कि ईएमएफ ही वो पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप कर रहा, तो +3 इज इक्वल्स टू 0. ठीक बात है बच्चों. तो आपको इक्वेशन कैसे बनानी है ये आपको मालूम होना चाहिए. अगर आप ये बात समझ गए तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि while framing the equation what you do, you always consider the sign of exit. किस पोटेंशियल साइन से आप एग्जिट कर रहे हो और उस जगह का जो पोटेंशियल है आप उसको मेंशन करते हो. आई होप that is going to be clear to most of you. नहीं तो मैं अभी जब मेश 2 के लिए जब मैं इक्वेशन फ्रेम करूंगा तो मैं फिर से इस पूरी बात को रीआइट्रेट करता हूं. अब आपको करना क्या, इस इक्वेशन को सॉल्व करके प्रॉपरली फ्रेम कर देना है. तो लेट्स डू दैट. यहां से चलिए, तो -8I1 -8I2, और बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी है -4I1, और यहाँ से -2I1 +3 इज इक्वल्स टू 0. सो बच्चों, इस इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज करके लिख देते हैं. तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है, जरा सा देखिए. यहाँ से -8I1 है, -4I1 है और -2I1 है, इसलिए हो गया -14I1 -8I2
प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और सारे i1 एंड i2 को एक तरफ कर देता हूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी 14i1, मैं इसको उधर भेज दे रहा हूं, प्लस 8i2, ये दोनों को मैंने ट्रांसपोज कर दिया इस साइड पे, ठीक बात है बच्चों, इज इक्वल्स टू 3, या यूं कह लो 3 इज इक्वल्स टू 14i1 प्लस 8i2। क्लियर होगी बात? तो ये हमारी इक्वेशन नंबर बच्चों 1 आ गई, ये हमारी पहली मेश इक्वेशन बन गई। चलिए अब इसी तरह से मैं दूसरी मेश इक्वेशन भी आपके साथ रिफ्रेम करता हूं और फिर हम लोग इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर दूसरी मेश इक्वेशन के लिए जो आप करने जा रहे हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आप B से चलते हैं C की तरफ बच्चों। तो B से C की तरफ चलते हुए कोई भी सर्किट एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप वगैरह की बात ही नहीं होगी। अब जब मैं C to D जा रहा हूँ तो देखो सबसे पहला जो सर्किट एलिमेंट बच्चों आपको मिलता है वो है एक बैटरी। और जब C से D की तरफ जा रहे हो तो बच्चों बताओ किस प्लेट से तुम निकल रहे हो? C से D में आते हुए तो तुम देखोगे तुम नेगेटिव प्लेट से निकल रहे हो, और इसलिए साइन क्या लिया तुमने? बैटरी के लिए माइनस का साइन लिया, क्योंकि तुमने बैटरी के नेगेटिव प्लेट से एग्जिट ली है और उसका EMF एज इट इज लिख दिया, जो कि हो गया -4। अब चलो बच्चों नेक्स्ट एलिमेंट पे, C से D में जाते हुए तुम्हें जो नेक्स्ट एलिमेंट मिलता है वो है आपके लिए एक रेजिस्टर। और जब आप रेजिस्टर में निकल रहे हो तो आप क्या पाते हो? रेजिस्टर में आप किस प्लेट से निकल के जा रहे हो? देखो आप C से D की तरफ आ रहे हो, ऊपर से नीचे उतर रहे हो, और आप पाते हो पॉजिटिव प्लेट से या पॉजिटिव पोटेंशियल से निकलते हो, तो साइन बन गया प्लस। और चूंकि रेजिस्टर और रेजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा I इंटू R होता है, तो बच्चों यहाँ पे करंट कितना था? इस ब्रांच का करंट था I2, और रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? यहाँ पे 1। फिर आ जाओ दूसरे सर्किट एलिमेंट पे बच्चों, जो कि 7 ओम का रेजिस्टर है। और 7 ओम के रेजिस्टर में भी जब ऊपर से तुम नीचे आ रहे हो, चूंकि तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल C to D है, तो तुम पॉजिटिव पोटेंशियल वाले प्लेट से निकले हो, तो यहाँ पे साइन बन गया प्लस, और इसका भी पोटेंशियल ड्रॉप हो गया I2 इंटू 7। अब चलो बच्चों यहाँ से, और जब तुम इधर से चल रहे हो D to E, तो D से E में कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है, तुम्हें कुछ भी वहां की इक्वेशन नहीं लिखनी है। लेकिन जब मैं E to B जा रहा हूं, तो E to B जाते हुए तुम देखोगे मैं अगर ऐसे जा रहा हूं तो मैं पॉजिटिव से, पॉजिटिव पोटेंशियल के साइन से निकलता हूं, इसलिए प्लस। और इस ब्रांच में जो बच्चों करंट बह रही थी या जो करंट फ्लो कर रही थी वो थी I1 प्लस I2। और बच्चों यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था 8, और ये क्या हो गया? इक्वल्स टू 0। तो मेरा ख्याल है कि आपको कुछ तो बात समझ में आ गई होगी, और अब आप इक्वेशन फ्रेम कर सकते होंगे किरचॉफ्स लॉ की। तो बच्चों इस तरह से आपको इक्वेशन को फ्रेम करना होता है। तो अब मैं इसको रीराइट कर देता हूं। तो देखिए ये -4 को अगर मैं उधर भेज दूं तो ये -4 उधर चला जाएगा, तो इक्वेशन में क्या बच जाएगा? इधर I2 प्लस 7I2 प्लस 8I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 4। और जब आप इसको रिसॉल्व करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा 7 1 8 8 और 8 16I2, तो 8I1 प्लस 16I2 इज इक्वल्स टू 4। तो बच्चों ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, और अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मैं एक बार ये दोनों इक्वेशन को बॉक्स कर देता हूं ताकि आपको मालूम हो जाए कि क्या इक्वेशन है जिनके ऊपर आपको वर्क करना स्टार्ट करना है। ठीक बात है? तो ये दो इक्वेशंस है बच्चों। दोनों इक्वेशंस को फ्रेम करने के टेक्निक्स या मेथड मैंने आपके साथ एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल गेट द आंसर फॉर द सेम। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट स्टेप, आई एम गोइंग टू सॉल्व बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। तो बच्चों इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का काम अब हमें करना है। लेट्स स्टार्ट विद। तो बच्चों पहली इक्वेशन जो हमारे पास आई थी वो थी 14I1 प्लस 8I2 इज इक्वल्स टू 3, और जो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आई है वो है 8I1 प्लस 16I2 इज इक्वल्स टू 4।
अब मैं करता क्या हूँ बच्चों कि इस वाली इक्वेशन को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस वाली इक्वेशन को 14 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। साइमल्टेनियस सॉल्विंग है, मैं कोई भी सिंप्लीफिकेशन बहुत लोअर लेवल पे ले जाके नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। कैलकुलेटर आप लोगों के पास रहता है, इसलिए आप डायरेक्टली इसको प्रोसीड ऑन कर सकते हैं। तो 14 8 that comes out to be 112 I1 plus 8 8 that is 64 I2 and 8 3 is 24, and let's do this thing. 14 into 8 once again will be 112 I1 plus 16 into 14 that is little longer calculation, that comes out to be 224 times of I2 and 14 4s that is 56, so is equals to 56 बच्चों। अब मैं करता क्या हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, माइनस माइनस माइनस, दिस कैंसल्स आउट एंड इट गिव्स मी नाउ 224 minus 64 and that comes out to be 160 I2, और यहाँ से बच्चों जब मैं करूँगा माइनस साइन के साथ, एंड 56 minus 24 that gives me 32 I2 32 with a minus sign. This minus and this minus cancels out. I2 comes out to be 32 divided by 160 and that is going to be 1/5 ampere. Is that okay बच्चों? और 0.2 ampere. So that is I2. Now this value to be substituted in any one of these equation, तो मैं इसमें किसी भी एक इक्वेशन में ले लेता हूँ। ये इक्वेशन हमारे पास है 8I1 plus 16I2 is equals to 4। मैं इसी में इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देता हूँ I2 की वैल्यू को, तो 8I1 plus 16 टाइम्स ऑफ 0.2, ठीक बात है, I2 की वैल्यू 0.2 आई थी, इज इक्वल्स टू 4। तो 8I1 इज इक्वल्स टू 16 into 0.2 is 3.2 is equals to 4. So बच्चों 8I1 comes out to be 0.8, therefore I1 comes out to be 0.1 ampere। ठीक बात बच्चों। तो इस तरीके से मैंने दोनों क्वेश्चंस को, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू निकाल ली। और बच्चों जैसा कि मैंने बताया था, इस वाले ब्रांच में I1 प्लस I2 फ्लो कर रहा था, तो कई बार आपसे इस ब्रांच का भी करंट पूछ लेते हैं। तो 8 ओम से करंट फ्लोइंग थ्रू 8 ओम जो होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू 8 ओम, ये पूछा नहीं गया, मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, थ्रू 8 ओम रेजिस्टर इट विल बी I1 प्लस I2 एंड दैट कम्स आउट टू बी 0.3 एम्पियर। और एक चीज और पूछी जा सकती है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ब्रांच BE, PD अक्रॉस BE, और वो कितना हो जाएगा, वो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर हो जाएगा V इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 इंटू R3, और जो कि बच्चों हैं I1 प्लस I2 0.3 आया है और रेजिस्टेंस इस ब्रांच का है 8, तो दैट कम्स आउट टू बी 2.4 वोल्ट। तो ये कुछ और पार्ट हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में तो नहीं थे, मैंने आपके साथ एक्स्ट्रा डिस्कस कर दिया, सो दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इफ in any of the future paper that type of questions also comes in front of you। अब बच्चों हम लोग चलते हैं डायरेक्टली इसकी मार्किंग स्कीम को, देखते हैं कि बोर्ड ने आपके साथ कैसे इस 2020 ईयर में कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। आपके सामने मैंने मार्किंग स्कीम ओपन कर दी है, चलिए देखते हैं कि बोर्ड ने किसके किसके ऊपर या किन किन फैक्टर्स के ऊपर मार्क्स को एलोकेट कर रखा था, किस तरह से बोर्ड ने 3 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हो कि बोर्ड ने सबसे पहले 1 और 1 मार्क्स आपको इक्वेशन के लिए दिए थे। बोर्ड ये नहीं कहता कि आप वो इक्वेशन कैसे पा रहे, बोर्ड चाहता है कि आपके पास करेक्ट इक्वेशन हो। तो दोनों इक्वेशन को फ्रेम करने के लिए मैं दोनों इक्वेशंस को हाईलाइट कर दे रहा हूं। आपको 1 मार्क्स इंडिपेंडेंटली एलोकेटेड थे, यानी ये जो हम लोगों ने इक्वेशन फ्रेम करी 14I1 प्लस 8I2, ये इक्वेशन का एक नंबर है बच्चों, और दूसरी इक्वेशन जो आपकी आई थी 8I1 प्लस 16I2, इस इक्वेशन का आपको फिर से एक नंबर दिया गया। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, दोनों इक्वेशंस को इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करने के लिए किस मेथड से कर रहे हो, काउंसिल इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करता। जो मेथड आपको इजी लगे, आपने जो भी मेथड सीखा हो, आपके टीचर ने सिखाया हो, जहां कहीं से भी आप सीख के आ रहे हो, यूट्यूब से सीख के आ रहे हो, तो यूट्यूब का जो भी मेथड आपको आसान लगे आप उस मेथड को फॉलो करोगे।
और फिर बच्चों लास्ट का 1 मार्क था आपको करेक्ट आंसर निकालने के लिए, यानी if you have got the correct answer then you would be getting the marks. If you are not able to solve the simultaneous equation or the method by which you are trying to solve this particular equation then you wouldn't get any 1 mark. अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आपको कई बार मिलेगा, वो होता है ECF. ये लिखा होता है कई बार आपको काउंसिल की ड्राफ्ट मार्किंग स्कीम में. ये ECF वर्ड का मतलब क्या होता है? ECF वर्ड होता है बच्चों एरर कैरीड फॉरवर्ड. अब ये एरर कैरीड फॉरवर्ड का मतलब क्या है? एरर कैरीड फॉरवर्ड. तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है एरर कैरीड फॉरवर्ड में कि अगर आपने कोई भी कैलकुलेशन में एरर किया है और उस कैलकुलेशन का एरर, ठीक है, उस कैलकुलेशन के एरर की वजह से आपका एक गलत आंसर निकल के आ रहा है, तो आपको मार्क्स फर्दर स्टेप्स में एलोकेट होंगे. अब मान लीजिए किसी बच्चे ने I1 गलत निकाल लिया, ठीक है, और उस I1 को सब्स्टिट्यूट करके उसको कहीं सॉल्व करना था I2. अगर वो I2 उसका गलत आया है, जो कि गलत I1 निकला है, तो उस I2 के करेक्ट कैलकुलेशन के लिए आपको मार्क्स मिलेगा. लेकिन ये बहुत यूजफुल टेक्निक नहीं होती एरर कैरीड फॉरवर्ड में, और बच्चों को कोई इसका बेसिक एडवांटेज नहीं होता है. दूसरी चीजें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होता है एरर कैरीड फॉरवर्ड. यानी अगर मेरी इक्वेशन गलत बन गई है बच्चों, तो ये मेरे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है ना. तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होने की वजह से अगर कोई एरर आ रहा है तो फिर मुझे मार्क्स नहीं मिलेगा. लेकिन अगर मैंने इक्वेशन ये दोनों करेक्ट बनाई, मान लीजिए, और ये दोनों करेक्ट इक्वेशन मैंने करेक्टली बना दी, और पेज पलट के जब मैं लिख रहा था तो मुझसे लिखते टाइम कोई गलती हो गई, जैसे 8I1 प्लस 16I2 लिखने के बजाय मैं 8I1 प्लस 18I2 लिख गया, तो ये एक मिस्टेक हो गई मुझसे. तो इसकी वजह से आपके यहाँ के मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे. तो वो एक इस तरह के एरर्स के लिए है. अदरवाइज आपको इस एरर कैरीड फॉरवर्ड का कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक के ऊपर कोई भी एडवांटेज नहीं मिलता. तो आप प्लीज इस बात को इग्नोर कर दीजिएगा, ये कोई यूजफुल टेक्निक नहीं है. तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनके स्कूल्स में वगैरह में बता दिया भाई ECF मिल जाएगा या बोनस मिल जाएगा. तो बोनस या ECF का समझना पड़ेगा आपको कि रोल क्या है. सो आई बिलीव स्टूडेंट्स दिस एंटायर डिस्कशन will help you to understand not just Kirchhoff's law but the method or the modus operandi of solving problems related with Kirchhoff's law. अगर आपको इस वीडियो से मेरे समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक देकर मुझे मोटिवेट करें इस तरह के और वीडियोस को बनाने के लिए. अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ इन वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.